Да, нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения. 先ほど外務省から談話を発表したところでございますが、 В своих совершенно неприемлемых заявлениях 24 फरवरी 2022 को रूस का यूक्रेन के साथ आधिकारिक रूप से टकराव शुरू हो गया था। देखते ही देखते रूसी सेना बेलारूस और अन्य मोर्चों से यूक्रेन में घुस गई थी। В ходе летней кампании нашими войсками освобождено 19 населенных пунктов, из них 7 в Днепропетровской и 12 в Запорожской областях. रूस का कहना था कि यूक्रेन में नाटो जो कुछ कर रहा है वो रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए वो किसी भी हाल में यूक्रेन की मौजूदा स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता। और यही वजह रही कि रूस यूक्रेन का ये टकराव अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वहीं इससे पहले 2014 में रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से तोड़कर रूस में मिला लिया था। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मौजूदा टकराव को लेकर ये साफ कह दिया कि उनका यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। Нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Но вы не в тылу, вы тоже на передовой. लेकिन इस सब के बीच रूस यूक्रेन का ये टकराव सुलझ पाता उससे पहले ही अब जापान तक इसकी आंच आ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो जापान सीधे रूस के साथ टकराव में आ जाएगा और इस पूरे फसाद की वजह कुरिल आइसलैंड्स बनेंगे। जी हाँ, ये वही कुरिल आइसलैंड है जो अब रूस जापान के बीच में विवाद का कारण बन चुका है। दरअसल रूस ने कुरिल आइसलैंड के पास एक मिसाइल परीक्षण किया है, जिससे अब साफ हो गया है कि रूस जापान सीधे टकराव के मैदान में आमने सामने आने वाले हैं। दरअसल 13 अगस्त 2026 को पुतिन ने पहली बार कुरिल आइसलैंड का आधिकारिक रूप से दौरा किया था। उनका ये दौरा कुरिल आइसलैंड के इतुरुफ आइसलैंड पर था, जिसे जापान में इतुरुफ कहा जाता है। और जैसे ही पुतिन यहाँ पहुंचे, वैसे ही जापान ने पुतिन के इस दौरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और टोक्यो ने उनकी जमकर आलोचना की थी। लेकिन अब रूस ने जापान की इस आलोचना का जवाब कुरिल आइसलैंड के पास मिसाइल परीक्षण करके दिया है। Длина 62 метра, ширина 10 метров, осадка 3 метра. Обеспечено с посещением. रूस ने दक्षिणी कुरिल आइसलैंड के पास कई मिसाइलें लॉन्च की हैं, जिसमें एक साथ कई मिसाइलों का परीक्षण किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने वारयाक गाइडेड मिसाइल क्रूजर और ओमस्क परमाणु हमले से लैस सबमरीन से कई सारी मिसाइलें लॉन्च की। साथ ही एक बैस्टन जमीन से जहाज पर वार करने वाले मिसाइल सिस्टम से भी मिसाइलों को दागा गया। और इस पूरे परीक्षण की जानकारी रूस के प्रशांत क्षेत्र में सैन्य बेड़े ने दी है। रूसी सैन्य बेड़े ने बताया कि उन्हें नौसैनिक एविएशन से मिले टारगेटिंग डेटा की मदद से करीब 300 किलोमीटर दूर दुश्मन के जहाजों जैसे दिखने वाले टारगेट पर कई तरह के हथियार दागे। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान ऑब्जर्वेटिव कंट्रोल डेटा ने बताया कि इस कार्रवाई में सभी टारगेट नष्ट हो गए। यानी कि पुतिन की सेना ने पहले ही ये प्रैक्टिस कर ली है कि उसे किस पर निशाना लगाना है। वहीं दूसरी तरफ रूस की सैन्य ड्रिल को लेकर जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जापान कभी भी रूस द्वारा उनके 4 उत्तरी द्वीपों के पास सैन्य मजबूती बढ़ाने के कदम को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये इन इलाकों पर हमारे रुख के खिलाफ है। आपको बता दें कि इससे पहले क्यादो न्यूज ने खबर दी थी कि जापान ने इस सैन्य ड्रिल को लेकर रूस के सामने विरोध दर्ज कराया था। 18 अगस्त 2026 को रूस के विदेश मंत्री ने जापान के राजदूत को तलब करके टोक्यो के रूस विरोधी बयान पर कड़ा ऐतराज जताया था। Что касается наших послов, да, посол России был вызван в МИД Японии, ему там предъявили вот этот протест. Когда мы узнали о том, как
госпожа Такаити, ее министр иностранных дел, квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю к своим собственным гражданам, мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого. Это вызывает, конечно, удивление, потому что господин посол славится неуемной энергией. Страна, как то или иное средство массовой информации. इसके अलावा 13 अगस्त 2026 को पुतिन जब कोरेल आइसलैंड्स पर गए थे तो उसके बाद जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने इस दौरे को लेकर कहा था कि इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह जापानी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। 日本政府としてはロシア側に対して大統領による北方領土訪問が行われないよう累次申し入れてまいりました。それにもかかわらず本日プーチン大統領が択捉島を訪問したことに強く抗議をいたします。ロシアの国営メディアは本日プーチン大統領が日本固有の領土である北方領土は歴史的にも国際法上も我が国固有の領土であります。ロシアの現職の大統領による今般の択捉島訪問は北方領土に関する日本の一貫した立場と相入れません。また日本国民の感情を傷つけるものであり断じて許容できません。ロシアによるウクライナ侵略を受けて日露関係は厳しい状況にあります。そのような中でも日本はできる限りの努力を払ってきましたが、今回の訪問は日本国内の対ロ感情を一層厳しくし、中長期的な関係回復を困難にしたと言わざるを得ません。ロシア側においては、このことの重大さを深刻に受け止めてほしいと考えております。以上です。वहीं रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने जापानी राजदूत को बता दिया है कि दक्षिणी कोरेल आइसलैंड पर रूस की संप्रभुता पवित्र है। यह जमीन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस को दी गई थी, जो सहयोगी देशों और यूएन चार्टर के तहत रूस के पास है। ऐसे में सच्चाई को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दरकिनार करने की कोशिश को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि कोरेल आइसलैंड कामचटका से लेकर जापान के होक्काइडो तक फैले हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के कोरेल आइसलैंड पर सोवियत संघ का कंट्रोल हो गया था और उन्हें बाद में यूएसएसआर में शामिल किया गया। हालांकि जापानी अधिकारी अभी भी इतुरुप, कुनाशीर, शिकोटोन और होमोबाई द्वीपों पर अपना दावा करते हैं, जिन्हें वे उत्तरी क्षेत्र कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरेल आइसलैंड्स पर यह झगड़ा रूस और जापान के बीच संघर्ष के बाद 8 दशकों में औपचारिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में मुख्य बाधा है। यानी कि दोनों देशों के बीच शांति की राह में कोरेल आइसलैंड सबसे बड़ी बाधा है। Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, корабельный пункт управления Тихоокеанского флота к работе готов. Начальник оперативного управления штаба флота контр-адмирал Брокс. Здравия желаю. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры. Такие мероприятия, как то, которое мы сейчас обсуждаем, учения, нужны и для поддержания боевой готовности флота и с целью защиты интересов нашей страны или безопасности в Азиатско-Тихоокеанском